स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। वर्ण के दूसरे भाग के इस वीडियो में, क्योंकि वर्ण का एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो इसमें हम लोग उसके आगे के कुछ बातों को जानेंगे। जैसा कि जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं लगती हैं और व्यंजन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। ये एक खास बात होती है कि व्यंजन पर एक से अधिक स्वर की मात्रा एक साथ नहीं रह सकती। ये तो जानते ही हैं कि जब हलंत से रहित व्यंजन होता है तो प्रत्येक व्यंजन में अ मिला होता है। जैसे यहाँ जो व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं, इनमें सब में हलंत लगा है, तो ये वर्ण तो हैं, लेकिन इनमें जब ये अ व्यंजन मिल जाता है, स्वर मिल जाता है, तो ये अक्षर भी हो जाते हैं। स्वर अक्षर और व्यंजन दोनों, अक्षर और वर्ण दोनों होते हैं। अब आज हम लोग देखते हैं कि मात्राओं को हम किस प्रकार लगाते हैं। बहुत से लोग मात्राओं में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। यदि अ है तो अ का लोप हो जाता है जब हम इसमें कोई दूसरे स्वर को मिलाते हैं। व्यंजन जब स्वर वर्णों के साथ मिलते हैं तो स्वरों का रूप बदल जाता है, वो मात्रा के रूप में आ जाते हैं। और जब मात्रा आती है तो उसके अनुसार उसका विच्छेदन भी होता है। जब हम वर्ण विच्छेदन करते हैं, इसको हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं कि जब मात्राएं लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। क्योंकि जैसा उच्चारण होता है, जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उसमें उच्चारण के अनुसार ही हमको लगाना चाहिए। यदि हम आ की मात्रा लगाते हैं तो सीधे सीधे, ये तो बहुत ही आसान है, सभी जानते हैं। लेकिन जब ई और ई, उ और उ की बात आती है तो अधिक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अधिकतर समय देखती हूं मैं, बड़े बड़े बच्चे भी ये गलतियां करते हैं। तो कील, यहां हम बोल रहे हैं कील, का में बड़ी ई आ रही है। लेकिन किसी, यहां क को जल्दी से बोल रहे हैं। कुल, कूल। तो जिस प्रकार का उच्चारण होता है उसी के अनुसार व्यंजन वर्णों पर स्वरों की मात्राएं लगानी चाहिए। ए और ए पर एक मात्रा क्यों होती है? क्योंकि ए आप ऐसे लिखते हैं, तो जो ये मात्रा बचती है वो एक बचती है। कभी कभी इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये तो छोटी छोटी सी चीजें हुई। अब हम जैसा कि जानते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श, स, स ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ। तो जब हम इसको अलग करते हैं तो ऐसे व्यंजनों में स्वरूप बदल जाता है। यानी कि संयुक्त व्यंजन के जो दो व्यंजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जब एक साथ मिलते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे यहाँ संयुक्त वर्ण का एक उदाहरण है क्ष। क्ष में जब हम वर्ण विच्छेदन करते हैं, क्योंकि दो है तो इसका हम वर्ण विच्छेदन करेंगे, तो वर्ण विच्छेदन करेंगे तो क्या आएगा? क। यहां देखिए हलंत वाला क है, यानी कि ये आधा है, और जो श है मूर्धन्य श, ये पूरा है। यानी संयुक्त वर्ण जब बनते हैं तो इनमें दो व्यंजन रहते हैं, एक आधा और एक पूरा। छ में क और स मिले होते हैं, त्र में त और र वर्ण मिले होते हैं, ज्ञ में ज और य वर्ण मिले होते हैं, और श्र में श और र वर्ण मिले होते हैं।
दो व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त भी व्यंजन बनता है और दो व्यंजन वर्णों के मिलने से द्वित्व व्यंजन भी बनता है। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है? संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है और उनका स्वरूप बदल जाता है जब वो मिलते हैं तो। किंतु द्वित्व व्यंजन में जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो पहली पहचान होती है कि वो समान होते हैं, जैसे चक्कर, टक्कर, इसमें क और क ये वर्ण द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो पहली तो चीज की ये एक आधे और एक पूरे रहते हैं, और दूसरी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक और स्थिति आती है, एक आधा और एक पूरा व्यंजन वर्ण। ये तीन स्थितियां वर्ण को मिलाने की होती हैं। एक तो जिसमें दो व्यंजन वर्णों के मिलने पर स्वरूप बदल जाता है, दूसरा दो व्यंजन वर्णों के जो समान होते हैं उनके मिलने पर उनका स्वरूप वही रहता है, और तीसरी स्थिति होती है, इसको वर्ण संयोग कहते हैं, जिसमें भिन्न व्यंजन वर्ण मिलते हैं जिनमें एक आधा और एक पूरा रहता है। जैसे यहाँ ग और य जब हम बोलते हैं तो आरोग्य बोलते हैं, यानी यह ग के साथ ही यह मिला हुआ है। चिह्न ह के साथ न मिला हुआ है, विघ्न घ के साथ न मिला हुआ है। तो इस तरह से जो भिन्न वर्ण एक आधे और एक पूरे मिलते हैं, इस स्थिति को हम वर्ण संयोग कहते हैं। जो दो समान व्यंजन एक आधे और एक पूरे मिले होते हैं, इनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और जो व्यंजन दो व्यंजन वर्ण एक साथ मिलते हैं किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं जहां व्यंजन वर्ण मिलते हैं, और जब भी व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो स्वरों के साथ तो उनका स्वरूप बदल जाता है। मात्राएं, कुछ वर्णों के मात्राएं पहले लगती हैं, वर्णों के पहले, और कुछ वर्णों के बाद लगती हैं। कुछ में नीचे लगती हैं और कुछ में ऊपर लगती हैं। मुख्य रूप से र वर्ण को हम जानते हैं। र वर्ण में मात्राएं कहाँ लगती हैं? जैसे यहाँ पे अगर क है तो क में नीचे की मात्रा यहाँ लगेगी, ऊपर की मात्रा यहाँ लगेगी। जो पहले लगने वाली है वो यहाँ लगेगी, जो बाद में लगने वाली है वो यहाँ लगेगी। किंतु र में ऐसा नहीं होता। र में मात्रा जो है वो उसके इस घुमाव पर लगती है, ये आपका यहाँ पे लगती है मात्रा। ऐसा नहीं है कि आप र में मात्रा लगाएंगे तो ये यहाँ लगेगी, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें ये छोटा ऊ, और इसको जब हम गोल कर देते हैं तो ये हो जाता है बड़ा ऊ। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसको क्लियर किया। अब हम आते हैं आधे व्यंजन कैसे बनाते हैं। हमारे जो व्यंजन वर्ण होते हैं, कुछ पाई वाले होते हैं, कुछ घुंडी वाले होते हैं, और कुछ में ना पाई होती है ना घुंडी होती है। तो इन वर्णों को आधा करने का, जो पाई वाले हैं उनकी पाई हम हटा देते हैं। जैसे प, प वर्ण से जब पाई हटाएंगे तो हमारा इस रूप में आ जाएगा। ख, ख वर्ण से जब पाई हटाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार जितने भी पाई वाले वर्ण हैं उनको जब हम पाई हटा देते हैं तो वो इस रूप में आ जाते हैं, और पाई लगा देने पर उनका स्वरूप अलग हो जाता है। एक चीज और कि जो घुंडी वाले वर्ण हैं, घुंडी वाले कौन कौन से हैं? जैसे क है, फ है, इसमें घुंडी है। घुंडी ये जो घूमी हुई है, तो इसको आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? घुंडी को सीधा कर देते हैं, तो ये हमारा आधा आधा वर्ण हो जाता है। र वर्णों पर जब हम
संयोग करते हैं, जैसे आधे वर्ण और पूरे वर्ण, अभी हमने आपको बताया कि वर्ण संयोग, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, लेकिन र वर्ण जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तब उसका स्वरूप क्या होता है। जब र वर्ण पूरा होता है यानी स्वर सहित होता है, जब हलंत ना हो तो वो स्वर सहित र है, तो ऐसा र जब मिलता है व्यंजन वर्णों के साथ तो वो यदि पाई वाले वर्ण हैं तो उनके पाई के पास लग जाता है। कोई भी वर्ण हो उसके पाई के पास लग जाता है। लेकिन जब सॉरी, पाई वाले रहेंगे या घुंडी वाले भी रहेंगे, ये घुंडी वाला है, ये पाई वाला है, और दोनों में यही लगता है जहां इसकी डंडी होती है। लेकिन जब ऐसे वर्ण हो जिनमें ना पाई है ना घुंडी है, तब वो वर्णों के नीचे लग जाते हैं। इनको हम कहते हैं पदेन्द्र। अब आता है कि जब र में से स्वर का लोप हो तो तब र का रूप क्या होता है। जब वो व्यंजन वर्ण के साथ मिलते हैं तब इनका स्वरूप रेफ के रूप में हो जाता है। अब ये ऊपर लगता है, व्यंजन वर्णों के ऊपर चला जाता है। अब इनके उच्चारण में से हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ लिखना है रेफ और कहाँ लिखना है पदेन। तो सबसे आसान पहचान यही है कि जब पदेन्द्र लगाना होता है जिस व्यंजन के साथ, तो उसके एक बाद वाले में उच्चारण होता है। यानी जैसे यहाँ क्रम, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्र। जिस वर्ण में लगता है पदेन्द्र, उस वर्ण को आधा कर देता है जब ये पूरा यानी स्वर सहित र होता है। तो जैसे क में लगा तो वो क को आधा कर देता है और इसका उच्चारण होता है क के बाद, जैसे क्र, प्र, श्र। तो इसलिए इनको हम जब लिखते हैं वर्ण विच्छेदन करने में तो ऐसे वर्णों को अलग उसके आगे लिखते हैं, उसके बाद। और जो स्वर रहित र होता है, इनको जब हम वर्णों पर लगाते हैं तो वो जिस वर्ण पर लगाना होता है उसके पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे कर्म, यहाँ पे है क्रम, यहाँ है कर्म। यानी क के बाद और माँ के पहले र का उच्चारण होता है। तो माँ के पहले होता है इसलिए ये रेफ जो है कहाँ जाएगा, माँ के ऊपर जाएगा। अब जब हम वर्ण विच्छेदन करते हैं तो वर्ण विच्छेदन करते समय हम कैसे वर्ण विच्छेदन करते हैं। जैसे एक शब्द है कमल, इसमें कौन कौन से वर्ण विच्छेदन का अर्थ होता है कि उसमें से स्वरों को निकालना। तो यहां हमारा कमल है, इसमें से हम निकालेंगे क, हलंत हो जाएगा। व्यंजन वर्ण जब भी स्वर से अलग होंगे हलंत वाले हो जाएंगे। इसके बाद अ, इसमें हलंत नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं होता है। और इसमें से अलग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण मिले होते हैं। मा, अ और ल, अ। इस प्रकार हमारे कमल में जो 3 वर्ण दिखाई दे रहा है, 3 अक्षर, सॉरी 3 अक्षर का ये जो शब्द है, इसमें वर्ण कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। यानी 3 अक्षर के शब्द में हमारे 6 वर्ण हो गए यहां। इसी प्रकार जब हमारा संयोग है, इसमें से वर्ण विच्छेदन करना होगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे अनुस्वार है। अनुस्वार हमने बताया था कि अगर पंचमाक्षर है तो
वो उस पांचवें वर्ण का आधा हो जाएगा। लेकिन यदि अंतःस्थ वर्ण है य र ल व में से तो इसमें क्या होगा, जो अनुस्वार है वो अनुस्वार नहीं हटेगा और वहां पे हम विसर्ग लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमको ये हटाना हो तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ण नहीं लगाएंगे, ये नहीं हो सकता। किंतु जब हम वर्ण विच्छेदन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स अंग य और ओ ग और अ, ये हमारा वर्ण विच्छेदन हो जाएगा। यानी बड़ी आसानी से हम वर्णों में से स्वर और व्यंजन को अलग कर देते हैं। चाहे जितना भी वर्ण हो, उस वर्ण को हम स्वर से जब अलग करते हैं तो वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं। इसको ध्यान देना होगा कि जैसे यहाँ पे गली है, गली में से जब हम स्वर वर्णों को अलग करेंगे, व्यंजन वर्णों को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग अ ल, और इसमें मात्रा है बड़ी ई की, तो जो हमारा स्वर निकलेगा वो बड़ी ई होगा। यानी इस दो अक्षर के शब्द में 4 वर्ण हैं और वो इस प्रकार अलग होंगे। तो अक्षर और वर्ण हमने बता दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे के कुछ विषय को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।